नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज की हम अपनी करंट की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है। तो दोस्तों, भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला अभी हाल ही में आनंद में स्थापित की गई है, पहली शहद जांच प्रयोगशाला। अब ये आनंद कहाँ स्थित है? तो आनंद भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आनंद भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और वहाँ पर भारत की सबसे पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें थोड़ा सा इससे, जो शहद जांच प्रयोगशाला है वो आनंद में कहाँ पर स्थापित की गई है और इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को देख लेंगे। तो अगर हम बात करें आनंद की, तो गुजरात के आनंद जिले के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? गुजरात के आनंद जिले के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, यानी भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस प्रयोगशाला में खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था FSSAI नियमों के अनुसार शहद की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अब जो FSSAI है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। यानी FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में, यानी आनंद शहर में शहद प्रयोगशाला स्थापना की गई थी और आनंद में ही, गुजरात के आनंद शहर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात करें, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक वर्गीज कुरियन थे और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक थे और 16 जुलाई 1965 को इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किया था। दोस्तों, ये वर्गीज कुरियन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर कहें वर्गीज कुरियन भारत के मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन। दोस्तों, इन्होंने दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत योजना शुरू की थी। यानी दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। दूध क्रांति को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। यानी दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी और मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर हम बात करें विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों, भारत का प्रथम स्थान है दूध के उत्पादन में। संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय स्थान है। भारत का प्रथम स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय स्थान है और पाकिस्तान का दूध के उत्पादन में तीसरा स्थान है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक का विमोचन हाल ही में उर्जित पटेल ने किया। दोस्तों, उर्जित पटेल ने सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक का विमोचन किया और आप लोग को पता होगा उर्जित पटेल फॉर्मर, यानी पूर्व गवर्नर है आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल और इन्होंने सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक का विमोचन किया। अगर हम बात करें इस पुस्तक का विमोचन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया।
यह पुस्तक गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, जो यह पुस्तक है, जो सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक गैर निष्पादनीय संपत्तियां यानी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मुद्दे पर केंद्रित है। अगर आपसे प्रश्न पूछे सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक की रचना किसने किया था, उर्जित पटेल ने, और इसमें किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें जिसने हाल ही के समय में इंडियन बैंकों को प्रभावित किया, इस बुक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने प्रकाशित किया। अगर कहे इस बुक को यानी सेविंग द इंडियन सेवर बुक जो उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है, इस बुक को किसने प्रकाशित किया, तो इस बुक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें एनपीए की, तो एनपीए का पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हिंदी में निष्पादनीय परिसंपत्तियां कहते हैं। क्या होता है एनपीए, तो एनपीए बैंक का वह कर्ज है जो डूब गया। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो बैंक का डूबा हुआ पैसा एनपीए घोषित हो जाता है। तो एनपीए बैंक का वह कर्ज है जो डूब गया है और जिसे फिर से वापस आने की उम्मीद न के बराबर हो, उसे एनपीए कहा जाता है। अगर बैंक के कर्ज की ईएमआई या अगर बैंक के कर्ज की ईएमआई 3 महीने पर नहीं आती है तो उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। यानी 3 महीने के अंदर, यानी 90 दिनों की समय सीमा होती है। अगर 90 दिनों के समय सीमा के अंदर कोई पैसा वापस बैंक को नहीं मिलता है तो उस पैसा को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 90 दिन याद रखेंगे दोस्त। तो अगर हम बात करें आरबीआई की, तो दोस्तों थोड़ा सा आरबीआई के बारे में हम देखेंगे। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था, यानी जब स्थापित हुआ था रिजर्व बैंक तो उसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? कोलकाता में स्थित था। लेकिन वर्तमान में 1937 में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया, कहाँ पर? मुंबई में। तो वर्तमान में मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है और यह कब से है? 1937 में है, जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित की जाती है। तो अगर यदि आपसे प्रश्न पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर आपसे कहे प्रारंभ में कार्यालय आरबीआई का कहाँ था, तो कोलकाता में था। अगर हम बात करें, ये स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था आरबीआई। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का नया एमडी व सीईओ बनाया गया है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का नया एमडी एवं सीईओ बनाया गया है? दोस्तों यह है इंडियन ओवरसीज बैंक, यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के नया एमडी व सीईओ बनाया गया है। किसको? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस
मनाया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, यानी कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, यानी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ और इसमें भारत की विजय हुई थी। और इस वजह से प्रत्येक 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हम मैप के माध्यम से 2 मैप हम आपके सामने दिखाएंगे। मैप के माध्यम से देखेंगे कि ये कारगिल कहाँ स्थित है। दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो ये ऊपर जो हिस्सा दिखता है भारत का सर जो दिखता है, तो ये हो गया आपका ये लद्दाख, ये वाला जो पूरा एरिया हो गया ये आपको लद्दाख हो गया। फिर ये जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और यहीं पर स्थित है कारगिल। और इसी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों दूसरा मैप हम आपको दिखाएंगे। अब दोस्तों दूसरा मैप हम आपको दिखाएंगे, उस मैप में बहुत कुछ क्लियर होगा आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये जो हरा वाला कलर दिख रहा है यहाँ से ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी LOC है, जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है और भारत के साथ लगी हुई है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हिस्सा ये हो जाता है। ये वाला जो हिस्सा है रेड कलर में दिख रहा है, ये अक्साई चीन का हिस्सा, यानी ये लद्दाख का अक्साई वाला चीन का हिस्सा है। और गलवान घाटी जो यहाँ पर गलवान घाटी यहाँ स्थित है, तो जो गलवान घाटी वाला हिस्सा है अक्साई चीन वाला हिस्सा है, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है। और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर का ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दे दिया है, दान में दे दिया है, वो टेरिटरी सीडेड ऑफ पाकिस्तान टू चाइना 1963 में ये दे दिया गया था। तो दोस्तों अब ये हमारा हिस्सा बच जाता है और भारत इन सब को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि ये सारे गैर कानूनी रूप से अवैध तरीके से कब्जे में लिए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है? तो भारत में हाल ही में किस देश के लिए कंटेनर सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों बांग्लादेश के लिए भारत और बांग्लादेश से पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों जल्दी चलते हैं, देख लेते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा 24 जुलाई को शुरू हो गई। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कोलकाता स्थित माजेरहाट टर्मिनल से इस कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया। तो कोलकाता के माजेरहाट से बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन तक पहुंचाया गया। यानी कहां से कहां तक? तो पश्चिम बंगाल के माजेरहाट टर्मिनल से बांग्लादेश के बेनापोल तक पहली कंटेनर ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड के बीच वर्ष 2017 में ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। ये 2017 में ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन अब ये कंटेनर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हमीद जी बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और स्वतंत्र पाकिस्तान से घोषणा की गई है, यानी पाकिस्तान से स्वतंत्र, पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान का हिस्सा था। तो इसने 26 मार्च 1971 को एक स्वतंत्र घोषणा, यानी पाकिस्तान से स्वतंत्र होने की घोषणा बांग्लादेश ने किया था, वो 26 मार्च 1971 को किया था। तो दोस्तों बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? तो बांग्लादेश
16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों क्रमशः भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। इनकी कविता अमार सोनार बंगला ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक कविता है जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बंगला, और यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। और भारत का भी राष्ट्रगान जो लिखा गया है वो रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को हम एक मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकने वाले आपके एग्जाम में, सारे प्रश्नों को एक नज़र से हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो दोस्तों बांग्लादेश त्रिपुरा के बाद मिजोरम के बाद मेघालय के बाद ये असम के बाद पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्यों को स्पर्श करता है बांग्लादेश 5 राज्यों को स्पर्श करता है। और भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए कहाँ पहुँचती है? असम से पहुँचते हुए बांग्लादेश पहुँचती है। फिर इधर से पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए पहुँचती है बांग्लादेश में। ये दोनों नदियाँ यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तब यह मेघना के नाम से बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो दोस्तों इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से गंगा नदी, जब ये दोनों नदी आती है तो मेघना के नाम से, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यही दोनों नदियाँ यानी जमुना और पद्मा की धारा, ये जमुना और पद्मा की धारा जब आपस में मिलती है तो इसे मेघना कहा जाता है, और मेघना के नाम से बहते हुए कहाँ पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। तो दोस्तों एक बार और बता दें, बांग्लादेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है भारत के? तो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों को स्पर्श करता है बांग्लादेश। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इससे बनने वाले प्रश्न अब आप कभी नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों निकारागुआ 87वां देश बन गया है जो आईएसए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों आईएसए क्या है? अब आईएसए का पूरा नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। ये सौर ऊर्जा से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को, यानी आईएसए की स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया था। तो आईएसए की स्थापना कब हुई थी? आईएसए की स्थापना 30 नवंबर 2015 ईस्वी को हुई थी। और आईएसए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम हरियाणा में आईएसए का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों ये निकारागुआ आईएसए का जो 87वां सदस्य देश बना है, उसकी जो निकारागुआ है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो मध्य अमेरिका है वहीं स्थित है। तो देश की सीमा उत्तर में होंडुरास, यानी निकारागुआ की देश की सीमा उत्तर में होंडुरास, दक्षिण में कोस्टा रिका से मिलती है। देश के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियन सागर स्थित है। निकारागुआ की राजधानी
मानागुआ है। तो दोस्तों अगर यदि आपसे प्रश्न पूछे ISA का 87वां सदस्य देश निकारागुआ की राजधानी कहाँ स्थित है, तो निकारागुआ की राजधानी कहाँ स्थित है, मानागुआ है। अगर हम मैप के माध्यम से देखेंगे निकारागुआ, तो निकारागुआ को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया आपका निकारागुआ, और ये जो निकारागुआ दिख रहा है ये निकारागुआ, निकारागुआ के नीचे कोस्टा रिका, कोस्टा रिका के ऊपर ये होंडुरास, तो होंडुरास उत्तर में, कोस्टा रिका दक्षिण में, और ये निकारागुआ, निकारागुआ के पूर्व में कैरिबियन सागर, निकारागुआ के पूर्व में कैरिबियन सागर, जबकि उत्तरी प्रशांत महासागर निकारागुआ के पश्चिम में है। और ये जो निकारागुआ का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये लेक है, एक झील है जिसका नाम है निकारागुआ झील। तो निकारागुआ झील, और आपको यहाँ मानागुआ निकारागुआ की राजधानी दिख रही है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिसका आयोजन कोयला मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कोयला मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है वृक्षारोपण अभियान, और जिसकी शुरुआत किसने की? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन सकते हैं, तो बात करें हम, इस वृक्षारोपण अभियान के तहत अमित शाह ने 6 इको पार्कों और पर्यटन स्थलों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया? तो वृक्षारोपण अभियान कब? 23 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत कॉलोनियों, खानों और कार्यालयों में पेड़ लगाए जाएंगे। यह आभासी कार्यक्रम स्थल 130 से अधिक स्थानों पर एक साथ शुरू हुआ, जो 10 कोयला और लिग्नाइट प्रभावित राज्यों के 38 स्थानों में फैले हुए हैं। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के उपस्थिति में इस अभियान का शुभारंभ किया। यानी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं, और प्रहलाद जोशी जी की उपस्थिति में इस अभियान का शुभारंभ भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें, इस अभियान का आयोजन कोयला मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 को लेकर सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी भारतीय मूल की एक नर्स है जिन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया है? कलानारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है सिंगापुर के। ये कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक योद्धा के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यदि कहे सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार किसे दिया गया, तो सिंगापुर का राष्ट्रपति सम्मान कलानारायण स्वामी को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर चालू किया गया है? तो दोस्तों नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में INAAG माला में शुरू किया गया है। INAAG माला यानी इंडियन नेशनल नेवल एकेडमी AG माला केरल में स्थित है, और वहां पर शुरू किया गया है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने इंडियन नेवल एकेडमी में INAAG माला में नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र
चालू किया है। तो दोस्तों एजी माला में 3 मेगावाट की क्षमता वाली, ये कितने मेगावाट की, तो 3 मेगावाट की क्षमता वाली भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है। यह 2022 तक 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन की भारत सरकार की पहल के अनुरूप है। अब भारतीय सौर मिशन, तो आईएसए के द्वारा सौर मिशन को शुरू किया गया है। सौर संयंत्र की अनुमानित आयु 25 वर्ष है। इस सौर संयंत्र की अनुमानित आयु कितनी है, 25 वर्ष है। दोस्तों अगर हम बात करें थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया वायुसेना के प्रमुख है। जबकि नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत करी है। तो दोस्तों इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया स्कीम शुरू किया इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। तो ये दोस्तों हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े बैंक, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए खास अकाउंट लेकर आया है। इस अकाउंट इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को आप बिना किसी की मदद से अपने आप ही 5 मिनट में खोल सकते हैं। तो यानी बिना किसी मदद के अपने आप ही 5 मिनट में खोल सकते हैं। और यदि कहे इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत कौन से बैंक ने की है, तो इंस्टा क्लिक अकाउंट की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है। तो डिजिटल केवाईसी के और आधार के जरिए ओपन होता है। इसे अपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हाल ही में कुछ दिन पहले यानी 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक देना बैंक का विलय कर दिया गया। और विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद यह देश की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक बन गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने वित्तीय सेवाओं की नौकरियों के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ भागीदारी की है। तो कौन से पेमेंट बैंक ने नौकरियों के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडी के साथ समझौता किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ वित्तीय सेवाओं की नौकरियों के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने कुछ पॉइंट की तरफ। क्या है एनएसडीसी, तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। दोस्तों साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन करना और उनके संचालन करना है, जो उस समय ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब स्मार्टफोन बाजार बढ़ रहा है और स्टे एट होम के कारण 4G का उपयोग बढ़ गया है। तो दोस्तों यदि हम कहें एनएसडीसी ने किसके साथ भागीदारी की है, तो एनएसडीसी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 की त्वरित जांच किट विकसित की है, तो कोविड-19 की त्वरित जांच किट विकसित की है इजराइल के साथ मिलकर। तो दोस्तों भारत और इजराइल से ने मिलकर कोविड-19 की जांच के लिए एक त्वरित किट जांच विकसित की है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ तथा इस्राएल की रक्षा अनुसंधान इकाई के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से इस कोविड जांच किट को तैयार किया है। इस त्वरित जांच किट से मात्र 30 सेकेंड में, कितने, मात्र 30 सेकेंड के भीतर कोविड संक्रमण, तो दोस्तों कितने सेकेंड के भीतर, तो 30 सेकेंड के भीतर कोविड संक्रमण की जांच के शुरुआती परिणाम
मिल जाते हैं। इस जांच किट का विकास कई नवीनतम तकनीकों को मिलाकर किया गया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऑनलाइन वॉइस टेस्ट, श्वास नली परीक्षण, आइसोथर्मल परीक्षण और पॉलीमिनी एसिड परीक्षण शामिल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ताकि कोई भी वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आप इसको वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से कहना चाहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगर इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।